मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, थ्योरी ऑफ सप्लाई का 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई को कंसिडर कर लिया था। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कंसिडर करेंगे, सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा कि दीज आर द फैक्ट। ये बोले कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो मतलब सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। दैट मींस जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन दीज फैक्टर्स देयर मस्ट बी चेंज इन सप्लाई कर्व। या वो शिफ्ट होगा, रोटेट होगा, ठीक है, वो बात की बात। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैंने जो भी फैक्ट्स लिखे हैं, सबसे पहले मैं बात की चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट, एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर्व, सब्सिडी, उसके बाद प्राइस ऑफ रेटेड प्रोडक्ट्स। क्या यहाँ मैंने कभी प्राइस का जिक्र किया? यहाँ प्राइस के बारे में बात नहीं की। दैट मींस यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो अगर प्राइस के अलावा किसी अन्य फैक्ट्स को अगर मैं कंसिडर करके मैं एनालाइज करता हूँ कि सप्लाई कर्व में कैसे चेंज होगा, या फिर मैं बात करूँ कि सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोस फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस, तो उस केस में प्राइस को छोड़ के जब अन्य फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व चेंज होता है, तो उस केस में सप्लाई कर्व अदर फैक्टर्स के कारण शिफ्ट होता है। हमेशा प्राइस के कारण क्या होता है? रोटेट होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और अदर फैक्टर्स के कारण क्या होगा? वो शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा इनको मैं डिटेल में कंसीडर करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब चेंज इन टेक्नोलॉजी को मैं कंसीडर करूं तो ये मेरे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे मैंने पी लिखा है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखा है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स मेरे पास है। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस हो गया और ये मेरा सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब सप्लाई कर्व है तो मैं बात करता हूं पहले जो चेंज इन टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। मान लेता हूं मैं टेक्नोलॉजी वैसे हमेशा अपग्रेड होती है, कभी इसमें डाउनफॉल तो आता नहीं, डिग्रेड में नहीं करता, कभी भी टेक्नोलॉजी को नीचे नहीं लेके आता। मैं जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हूं उससे क्या करूंगा? मैं एनहांस करूंगा, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले रेडियो होते थे, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, उसके बाद कलर टीवी आ गया, फिर एलईडी आ गया, आजकल स्मार्ट टीवी। क्लियर है चीज? तो टेक्नोलॉजी मोस्टली क्या होती है? आपकी अपग्रेड होती है। हाँ, हो सकता है पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ बने रह सकते हो, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को भी डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको पीछे नहीं लेके जा सकते, हमेशा क्या होगी? अपग्रेड होगी। क्लियर है? तो यहां पर मैं बात करूंगा, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने का मतलब सिंपल सा क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं जो मशीन थी पहले 1000 यूनिट बनाती थी 24 आवर में, अब एक ऐसी मशीन लेके आ गई जो 24 आवर में क्या करते हैं? 2000 यूनिट बनाती है। क्लियर है चीज? तो जो टेक्नोलॉजी जब भी अपग्रेड होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है? आपकी कम हो जाती है। क्लियर है चीज? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगी तो सिंपल सी बात है, आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है चीज? तो उस केस में आप क्या करोगे? जब आपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया है तो उस केस में आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा? इंप्रूव होगा। आप सप्लाई को क्या करोगे? इंक्रीज कर दोगे, यानी पहले जो सप्लाई यहां पे थी वो क्या होगी? यहां पे आ जाएगी। क्लियर है चीज? क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होना क्या करता है? आपकी कॉस्ट को कम करता है, कॉस्ट का कम होना आपके प्रॉफिट को क्या करता है? इनहैंस करता है। और इनहैंस प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक मैन्युफैक्चरर ज्यादा सोल्ड आउट करने के लिए, ज्यादा सेल करने के लिए क्या होता है? मोटिवेट होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ इनपुट की अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं कि प्राइस ऑफ इनपुट को अगर कंसीडर करें, जैसे प्राइस ऑफ इनपुट हमने कंसीडर किया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में हमने बात की थी, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं, उनके प्राइस में अगर कमी आती है, मान लेता हूं मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होता है? कम होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? कॉस्ट के ऊपर। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुझे चीपर रेट पे अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने का मतलब सेम एज इट इज जैसा टेक्नोलॉजी केस में होता, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है, इन दैट केस क्या होगा? प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, आप ज्यादा प्रोडक्शन क्या करोगे? ग्रोगे, ज्यादा सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। यानी सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं कि अगर आपके फैक्टर प्राइस कम होते हैं तो उस केस में सप्लाई क्या होगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन बीइंग, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीपर रेट पे अवेलेबल है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कम हो जाएगी, और उस केस में आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा सप्लाई क्या करोगे? बढ़ाओगे, क्योंकि कॉस्ट कम होना दैट मींस आल्सो इंडिकेशन ऑफ कि प्रॉफिट आपका क्या होगा? इनहैंस हो जाएगा। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी वो थोड़े से कॉस्टली आपको हो जाते हैं। क्लियर है चीज? तो कॉस्टली होने का मतलब क्या है? अब आपकी कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि आप उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सेलिंग प्राइस भी क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि सेल्स जो होती है दैट विल टोटली डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीजों को, हम मार्केट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में।
अब हुआ क्या, फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस क्या होगा, बढ़ गया तो कॉस्ट क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, और कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम होगा, और कम प्रॉफिट पे क्या करोगे आप, कम ही बेचोगे, यानी आपकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है चीज। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई करो। अब एक्साइज टैक्स की बात कर लेते हैं। एक्साइज टैक्स को अगर मैं कंसीडर करता हूं यहां पे, तो इसको ध्यान से समझ लेना एक बार। एक्साइज टैक्स को अपन कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, ये मेरा सप्लाई करो है। अब एक्साइज टैक्स की बात करते हैं। अब एक्साइज टैक्स को हमने कंसीडर किया था कि एक्साइज टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगर ये बढ़ता है तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है चीज। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि कॉस्ट बढ़ी है आपकी, तो कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है, जब भी टैक्सेस का बर्डन आपके ऊपर आता है, खासतौर पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज्यादा इंपोज होंगे वो उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे, कॉस्ट को इनहेंस कर देंगे। और कॉस्ट को इनहेंस करने का मतलब अब आपके प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, उसमें डाउनफॉल आने वाला है, प्रॉफिट आपका क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो उस केस में जब टैक्सेस होते हैं तो आपकी कॉस्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जब कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी सप्लाई क्या करोगे, आप कम करोगे, क्योंकि इनवर्स इफेक्ट लेके आता है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। यानी एक्साइज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज्यादा कॉस्ट उतनी ज्यादा प्रॉफिट उतना क्या होगा, कम होगा। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें अगर एक्साइज टैक्स में कमी आती है, ठीक है, अगर टैक्सेस में कमी आ रही है तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने का मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या करोगे, आप सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे। क्लियर है चीज। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या बात आती है सब्सिडी की। सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी का मतलब क्या है। अगर सब्सिडी को सब्सिडी का मतलब है, सब्सिडी मेनली अगर कंसीडर करें, जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर को हम कंसीडर कर लेते हैं, मोस्टली अब मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में एप्लीकेबल नहीं है, कि पहले क्या होता था, सब्सिडी आपको मिलती थी एलपीजी सिलेंडर के ऊपर। जो आजकल क्या होता है, कंपनी को आप 700 850 रुपीज का एलपीजी सिलेंडर खरीदते थे, उसके एज में 175 180 रुपीज आपके क्या होते थे, अकाउंट में आ जाते थे, जिसके नाम से कनेक्शन होता था। तो सब्सिडी का मतलब क्या है, सब्सिडी मेनली दी जाती है प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए। दैट मींस इफ गवर्नमेंट वांट्स टू मोटिवेट द मैन्युफैक्चरर टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, टू एनहांस द प्रोडक्शन, इन दैट केस गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी टू दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। तो सब्सिडी की बात कर ले, सब्सिडी मेनली क्या होती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। तो उस केस में अगर बात करें, जब भी सरकार सब्सिडी देती है, यानी अगर हम बात करें यहां पे, जब भी सरकार आपको क्या देगी, सब्सिडी देगी, तो उस केस में जो सप्लाई कर है आपका, वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी आप सप्लाई क्या करोगे, उतनी ही ज्यादा कर दोगे, प्रोडक्शन क्या करोगे, उतना ही ज्यादा करोगे, और प्रोडक्शन ज्यादा का मतलब ज्यादा सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज। और अगर इसकी बात करें वॉइस वर्सा, तो सब्सिडी अगर नहीं मिल रही है तो फिर सिंपल सी बात है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, अगर सब्सिडी आपको नहीं मिली तो आप सप्लाई को क्या करोगे, कम कर दोगे। क्लियर है चीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेटेड गुड्स में हमने बात की थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोज आर अल्टरनेटिव फॉर ईच अदर। देन उसके बाद हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब विच आर यूज्ड टुगेदर। तो इस केस में अगर मैं समझने की कोशिश करूं यहाँ पे कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, प्राइस ऑफ सब्सिडी या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, वो कैसे इनको इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा क्या है, सप्लाई कर्व है, और सब्सिडी को छोड़ देता हूँ, जो सब्सिट्यूट गुड्स है उसमें टी और कॉफी के एग्जांपल में ले लेता हूँ। अब टी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस केस में कॉफी की सप्लाई क्या होगी, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे सोचो, कंज्यूमर के तौर पे तो हमने सोचा था जब हमने डिमांड को कंसीडर किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड हमने तो पढ़ा था। तो उस केस में अगर बात करें तो जब भी टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर के तौर पे जिसके प्राइस बढ़े हैं उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ज्यादा प्रॉफिट होने का मतलब मैं यहाँ पे टी की सप्लाई इंक्रीज करूंगा या कॉफी की। अगर टी के प्राइस बढ़े तो मैन्युफैक्चरर के तौर पे मैं टी की सप्लाई को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। क्लियर है चीज। ठीक है, और कॉफी की सप्लाई क्या होगी, नेगेटिव में चली जाएगी। अगर टी के प्राइस बढ़े हैं तो कॉफी की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी में कोई प्रॉफिट नहीं है, कॉफी का प्राइस क्या है, कम है। और अगर टी के प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब कॉफी का प्राइस क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा प्राइस का मतलब ज्यादा प्रॉफिट। तो उस केस में जो कॉफी की सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर टी के प्राइस बढ़े हैं तो कॉफी की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस का मतलब ज्यादा प्रॉफिट। यहाँ पे मैं टी को ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा तो कॉफी की सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। क्लियर है चीज। और अगर टी के प्राइस कम हुए हैं तो उस केस में टी के प्राइस कम होगा, टी में प्रॉफिट क्या है, कम है,
कंपेयर टू कॉफी, तो कॉफी की सप्लाई क्या करूंगा, ज्यादा कर दूंगा। क्लियर है चीज। अब अगर मैं बात करूं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जैसे कार और पेट्रोल की बात कर ले हम, ठीक है। अब कार और पेट्रोल का मतलब क्या है, अगर कार के प्राइस बढ़ गए तो कार के प्राइस अगर बढ़ गए तो पेट्रोल का क्या होगा, सप्लाई क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर है चीज। अगर कार के प्राइस बढ़े हैं तो पेट्रोल की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर कार के प्राइस कम है तो पेट्रोल की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कुछ फैक्टर जो हमने कंसीडर किए किस तरह से सप्लाई पर वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी पर डिमांड देखा था कि जहां पे हमें ये लॉ ऑफ डिमांड में ये तो बता था कि भैया प्राइस के बजाय जब भी आप प्राइस में चेंज करोगे उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होगी। क्लियर है चीज। तो यहाँ भी सेम चीज है। दैट मींस जो एक मैन्युफैक्चरर का जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन। और मार्केट कंडीशन में बात करूं तो बेसिकली 99% डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स ऑफ प्राइस। अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो इन दैट केस वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। क्लियर है चीज। अब लॉ ऑफ सप्लाई में ये तो पढ़ लिया था कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज कर देगा, प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। लेकिन गिवन रेस्पॉन्स चेंज इन प्राइस, क्लियर है चीज, उस रेस्पॉन्सिव चेंज इन प्राइस के एवज में क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर हमने मान लो प्राइस में 10% चेंज कर दिया तो उस 10% चेंज इन प्राइस के रेस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया, इस बात का मैथमेटिकल मेजरमेंट ही हम किसमें करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। क्लियर है चीज। यानी 10% चेंज इन प्राइस, उस 10% से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज किया मैन्युफैक्चरर ने या कितना चेंज आया, इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब मैंने बताया था कि मांग में विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने बताया था मांग में संकुचन। सॉरी, एक्सटेंशन का मतलब क्या था, पूर्ति में विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या था, पूर्ति में संकुचन। तो जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है किसमें, सप्लाई में, इन रेस्पॉन्स टू गिवन चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आएगा, उस प्राइस के चेंज के बदले में कितना डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आया, कितना डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आया उस पर्टिकुलर वस्तु पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई में, इसका मेजरमेंट हम किसमें करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। बिल्कुल मुझे ध्यान रखना है कि जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, सिर्फ एक चीज अलग है, वहां पे रिलेशन क्या था, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव था, लेकिन यहाँ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच का रिलेशन क्यों है, कैसा है, पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस है। डिमांड को हमने पढ़ा था कंज्यूमर के रिगार्डिंग और सप्लाई को पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग। तो जो मेजरमेंट की हम बात करेंगे, मेजरमेंट में मेरे पास दो मेथड है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड की। ये वैसे भी मेरे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है और ना ही मुझे इसको ध्यान रखना है। क्लियर है चीज। फिर मुझे याद रखना है सिर्फ मुझे कि दो मेथड मेरे पास है जब बात करूंगा मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज चेंज इन मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज चेंज इन मेथड को जो हम मेजर करेंगे, इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड करेंगे परसेंट चेंज इन प्राइस। और इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस और मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्लियर है चीज। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था तो फॉर्मूला तो वहां भी यही था, लेकिन वहां क्या था, एक नेगेटिव का साइन हमेशा यूज करता था किसके रिगार्डिंग, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करता था। और मैंने बताया था कि वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रेस्पॉन्स में जो नेगेटिव का साइन है दैट विल इंडिकेट दैट देयर मस्ट बी ए नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। लेकिन यहां क्या है, वो रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, और इसलिए मैं यहां पे माइनस का साइन या नेगेटिव का साइन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि सप्लाई के रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है चीज। तो इसलिए यहां पे नेगेटिव का साइन यूज नहीं करूंगा। अब इसके बेस पर अगर बात करूं तो जो वेरियस काइंड ऑफ कैटेगरी या वेरियस कैटेगरी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो कैटेगरी है उनको मैं डिवाइड करूं, बिल्कुल मुझे आसान तरीके से समझना है। सबसे पहले कैटेगरी में बात करूंगा मैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जब ये परसेंट चेंज इन क्वांटिटी बराबर हो किसके, परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज किसमें आ गया, क्वांटिटी सप्लाई में। जब दोनों में चेंज बराबर है, यानी 10% प्राइस इंक्रीज हुआ 10% सप्लाई इंक्रीज होगी, 10% प्राइस डिक्रीज हुआ 10% सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी इक्वल चेंज आता है दोनों में, तो उस केस में कहूंगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इक्वल टू 1। और ये मुझे इससे इंडिकेशन मिल जाता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
यानी जो डायग्राम मैंने बनाया है वो रिस्पॉन्ड किसको कर रहा है, वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इक्वल टू 1। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि जब परसेंट चेंज इन क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है वो ज्यादा है किससे, परसेंट चेंज इन प्राइस से। यानी बात करूं प्राइस में चेंज आएगा कितना 20% और उस केस में क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आ गया 40%। तो उस केस में यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो उस केस में इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और ग्रेटर देन 1 होगी तो ये मुझे इंडिकेशन यहां पे मिल जाता है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ठीक है, और थोड़ा सा प्राइस अगर इंक्रीज करूंगा, यहां पे मुझे पता लगेगा कि परसेंटेज चेंज कितना है, इतना है, और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कितना है, इतना। यानी यहां पे क्वांटिटी सप्लाई में चेंज ज्यादा है कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो उस केस में इलास्टिक सप्लाई क्या होगा, ग्रेटर देन 1। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में, क्या है कि इलास्टिक सप्लाई लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 कब होगी, अपोजिट है, सिंपल सी बात है। अगर इस फॉर्मूले को कंसीडर करूं तो यानी मान लेता हूं परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है 20% है, ठीक है, और प्राइस में चेंज कितना था 40%, यानी प्राइस में चेंज कितना हुआ 40% और उसके एज में क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया केवल 20%। यानी प्राइस कितना हो गया 40% कम हुआ या 40% इंक्रीज हो गया, उसके एज में क्वांटिटी सप्लाई 20% इंक्रीज हुई या 20% डिक्रीज हुई, तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, लेस देन 1। और ये मुझे यहाँ पे पता लग जाता है। मान लो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो अगर मैं चेंज प्राइस में करूंगा तो यहाँ मुझे पता लग जाएगा कि प्राइस में चेंज ज्यादा है कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो उस केस में इलास्टिक सप्लाई क्या होगा, लेस देन 1। अब बात करते हैं इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी 0 कब होगा। अब 0 होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि आप प्राइस में चेंज करते हो लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी चेंज आप प्राइस में कितना कर लो लेकिन उसके एवज में क्वांटिटी सप्लाई में चेंज नहीं आएगा। यानी गिवन प्राइस पे प्राइस में चेंज करते रहे लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या है इतनी रहनी, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए यहां पे इलास्टिक सप्लाई क्या है, इक्वल टू 1। यानी there is a change in price but there will be no change in quantity supply. In that situation elastic supply states that is equal to 0. Now talking about the fifth category, elastic supply is infinite. Infinite का मतलब क्या है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। और वो यहाँ पे है कि जब आप प्राइस को कांस्टेंट रखते हो, और प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए क्या होता है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई यानी गिवन प्राइस पे कितनी ही सप्लाई आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरर के तौर पे, एक गिवन प्राइस पर आप कितनी ही सप्लाई कर सकते हो एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे, तो उस केस में जो इलास्टिक सप्लाई होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, आपका क्या होगा, अनंत होगा। क्लियर है चीज। तो ये कैटेगरी थी मेरे पास। जब मैं बात करूंगा इलास्टिक ऑफ सप्लाई की वेरियस कैटेगरी, जो ग्रेटर देन 1 है, 0 है, लेस देन 1 है, इनको हमने एनालाइज किया डायग्राम की सहायता से। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिक सप्लाई। जैसे हमने इलास्टिक ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग पढ़ा था, वहां भी कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ मुझे ध्यान रखना है यहाँ पे रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो सब चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव में कंसीडर करूंगा। कुछ फैक्टर मैंने अभी भी कंसीडर किए इस वीडियो में जो इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने बात की स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की, फैक्टर इनपुट्स की हमने बात की, एक्साइज टैक्सेशन की बात की, सब्सिडी की बात की, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हमने बात की। इसके अलावा कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था, शिफ्टिंग की बात की थी, और यहाँ पे प्राइस के रिस्पॉन्स में अगर कंसीडर करूंगा तो सबसे पहले नेचर ऑफ इनपुट यूज। अब नेचर ऑफ इनपुट यूज का मतलब सीधे सीधे बिलोंग करते हैं आपकी क्वालिटी के साथ। अब अगर अच्छे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज किया तो जाहिर सी बात है अच्छा प्रोडक्शन बनाओगे, और अच्छा प्रोडक्शन का मतलब मार्केट में डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरे पॉइंट पे बात करूं नेचुरल कंट्रेंट्स, अब तो जो आपके प्राकृतिक मतलब मैं कहूं संसाधन है, या मैं कहूं जो एनवायरनमेंट है आपका प्रोडक्शन का, वो भी क्या करता है, डिसाइड करता है कि आपकी इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, कैसी होगी। अब आप बात करो विंटर सीजन में, अगर समर के आप क्लोथ्स वगैरह सोल्ड आउट करोगे तो चीजें अलग होगी, ठीक है, और अगर विंटर में आप समर के करोगे तो चीजें अलग होगी। दूसरा आता है रिस्क टेकिंग, ये सीधे सीधे जुड़ा आपके इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी के साथ। इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है रिस्क ज्यादा लेने की, ठीक है, वही बात है सिंपल सी बात। अगर बात करें हेयर सैलून की, तो ये काम आप एक मतलब स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर एक जो पेड़ होता है उस पर कुछ शीशे मिरर वगैरह लगा के भी कर सकते हो, चेयर डाल के, और उसी काम को करके आप हेयर सैलून वगैरह, उस काम को हेयर सैलून वगैरह एस्टेब्लिश करके भी कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क जितना ज्यादा लोगे उतनी आपकी जो इलास्टिक सप्लाई है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी। उसके बाद बात करें नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है कि किस कमोडिटी का बिजनेस करते हो, किस कमोडिटी के आप सप्लायर हो, किस कमोडिटी का आप मैन्युफैक्चरर हो, डिपेंडिंग अपॉन की सिंपल सी बात है ना कि मतलब वही मैं बात करूं, अगर अभी मैंने एग्जांपल लिया था हेयर सैलून वगैरह को मैंने कंसीडर किया, तो हेयर सैलून का मतलब क्या है, ज्यादातर आप शॉप करोगे भी कहा जाता है ना, जो ज्यादा दिखता है वही क्या होता है, ज्यादा बिकता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब है किस कमोडिटी का बिजनेस आपने किया है। अगर वो सीजनल है तो चीजें अलग होंगी, अगर उसकी डिमांड थ्रू आउट रहती है तो उस केस में आपकी इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, अलग होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही बहुत सारी चीजें होती है, मैंने टैक्सेशन की बात की थी, एक्साइज की बात की थी,
फैक्टर इनपुट्स की हमने बात की थी। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट करती हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई नेगेटिव वे में चली जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट आपका इफेक्ट होता है, मार्केट प्राइस पे आपको कंट्रोल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो मतलब मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस को कर देती है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब क्या है? टाइम फैक्टर को अगर कंसीडर करो, कितनी जल्दी, कितनी क्वाइट इजीली, कितने क्विकली आप क्या करते हो, अवेलेबल कराते हो। प्रोडक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो इलास्टिक सप्लाई क्या होगी? नेगेटिव में चली जाएगी। और अगर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट हो जाती है, जल्दी प्रोडक्शन चाहिए तो जल्दी मिल जाता है। अगर प्रोडक्शन में टाइम लगाना है तो चीजें अलग हो जाएंगी। तो जितना टाइम फैक्टर को आप कंसीडर करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जल्दी आप टाइम फैक्टर को आप वेरियस जो फैक्टर प्रोडक्शन उनसे भी कंसीडर कर सकते हो। अगर रॉ मटेरियल आपको लगता है नियर फ्यूचर नहीं मिलेगा तो सप्लाई अलग होगी, आप वेट करोगे मार्केट में प्राइस बढ़ने का, ठीक है। और अगर क्वाइट इजीली आपको मिल जाता है तो उस केस में चीजें क्या होंगी? अलग हो जाएंगी। जो लास्ट पॉइंट है, अगर बात करो फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिक सप्लाई में, उसमें हम बात करते हैं किसकी? स्टेट टेक्नोलॉजी की। अब टेक्नोलॉजी तो हमने यहां भी पढ़ा था जब हमने जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई करा उसमें भी बात की थी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी वही है कि सीधे सीधे रिलेटेड है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। दैट मींस एक सिंपल सी बात है, जब टाइम आपका बदल रहा है तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी क्या करनी चाहिए? बदल लेनी चाहिए। अब सपोज बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कोई दौर नहीं है, यानी वो एक जनरेशन था जो चला गया जब लोग क्या करते थे? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को क्या करते थे? अपने घर पे रखते थे। आजकल दौर किसका है? स्मार्ट टीवी का, एलईडी का। तो उस केस में अगर आपने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला, ठीक है, अगर टाइम जैसे बात कर लें कोविड-19 की, हम बात कर लें, यहाँ पे क्या है? एजुकेशन का हो रखा है, डिजिटल हो रखा है। अगर आपने अपने स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूट को एज पर द चेंजेस अगर नहीं बदला, टाइम के साथ चेंजेस आप उसमें नहीं लेके आए, तो आप क्या करोगे? मार्केट से बाहर चले जाओगे, आप मार्केट में जाओगे, पिछड़ जाओगे। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करता है? आपकी इलास्टिक सप्लाई को क्या करता है? इफेक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टेक्नोलॉजी में एडवांस जा रहे हो या पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए। क्लियर है चीज? तो दैट्स व्हाट ऑल वी हैव इन चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, उसको हम कंसीडर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।